नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता ऑडियो 69 में आप सबका स्वागत करती हूँ। काशनी अब मेनका, अभिषेक और सुजाता के साथ रहने उनके घर आ चुकी है और वह सुजाता के साथ एक कमरे में रह रही है। सुजाता आगे बताती हैं, किंतु काशनी को लेकर मेरी चिंता अब भी कम नहीं हुई। जब उसने फिर से अपनी आवाज सुनाई, मैंने उस पर इस बारे में दबाव नहीं डाला कि उसने क्या देखा। इस तरह के एक चिंतित करने वाले विषय को सामने लाने से डरती थी और उसने कोई विवरण नहीं दिया। मैं या मेनका जब भी अम्बा का नाम लेती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। हमने इस विषय को टालने का प्रयास किया, जबकि मैं कई बार अपनी प्रिय मित्र के बारे में बात करना चाहती थी। मैं लंबे समय से जानती थी कि काशनी एक असामान्य बच्ची है और अधिकांश लोगों के लिए छिपी कई चीजें देख और सुन सकती है, और मुझे संदेह था कि जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका यह उपहार अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। कई तरह से उसे यह बोझ लगने लगा था। मुझे पता था कि उसे भविष्य के दर्शन हो रहे थे, उस युद्ध के बारे में जिसमें उसने कहा था कि बहुत से लोग मारे जाएंगे। मैंने उसे यह कहकर शांत करने का प्रयास किया कि श्री कृष्ण और माता ऐसा कभी नहीं होने देंगे, परंतु इस दृष्टि ने उसे भयभीत कर दिया और मैं उसके भय को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। वह रात को रोती थी और मुझे ध्यान में उसके उठने का पता चलता था। फिर वह सुबह देर तक फिर सो जाती थी। मेरी रातें बहुत बाधित थीं, परंतु मैंने उसे अपने कमरे से हटाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं उस पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखना चाहती थी। वह मेनका के साथ अपने कुछ अनुभव साझा करने लगी, जिसने एक दिन मुझसे कहा, सुजाता, काशनी को आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो ना तुम और ना ही मैं उसे दे सकते हैं। इसके अलावा उसे अम्बा की मृत्यु पर गहरा अपराध बोध है। उसने अपने माता पिता को उसके विवाह पर बहस करते हुए सुना था और कमरे में घुसकर उनकी लड़ाइयों को रोकने का प्रयास किया था। जब उसके पिता अम्बा के पास पहुंचे और उसका गला घोंट दिया, हमारे पास इससे निपटने में उसकी सहायता करने का कौशल नहीं है। मेनका, उसने उस दिन के बारे में तुमसे बात की है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेनका ने अपना सिर हिलाया। हम क्या कर सकते हैं? मैंने हैरान और चिंतित होकर पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। सुजाता, निश्चित रूप से माता की कोई योजना है। उन्होंने काशनी के परिवार से संपर्क करने से पहले 2 साल की समय सीमा निर्धारित की है। इसमें कोई अर्थ होना चाहिए। महीने बीत गए। एक दिन मैंने काशनी को अपने मंदिर के आंगन में अकेली पाया। वह जमीन पर बैठी थी, अपने उठे हुए घुटनों पर अपना सिर टिका रखा था। मैं उसकी उदासी अनुभव कर सकती थी। कई बार मैं सोचती थी कि क्या उसे अकेला छोड़ना सबसे अच्छा है या उसके पास जाना। एक गद्दी लेकर मैं उसके पास गई और उसके पास बैठ गई। मैंने अपना हाथ उसके पास रखकर धीरे से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के बारे में सोच रही हो? क्या तुम उसे याद कर रही हो? सिर उठाकर उसने उसे हिलाया और उत्तर दिया, अब मैं जानती हूँ कि अम्मा ठीक है। मैं ईशान को याद कर रही हूँ। मैंने उसे इतने लंबे समय में नहीं देखा है। मैं दंग रह गई। उसने और मैंने पर्याप्त समय से ईशान के बारे में बात नहीं की थी। क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूँ मौसी? मैं मुस्कुराई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कहानियां पसंद हैं। जब वह बोल रही थी तो मेरी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि नीचे देख रही थी, जैसे अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास कर रही हो।
यह कहानी कुछ समय पहले की है, कदाचित 100 साल पहले। यहाँ से कुछ दूर एक राज्य में एक युवक था, एक राजकुमार जो विवाह की आयु का हो गया था। उसके पिता ने एक युवा राजकुमारी के साथ उसका विवाह तय कर दिया था, परंतु जब यह आदमी अपनी भावी पत्नी से मिला तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। दरअसल वह बहुत दुखी था। ना जानते हुए कि क्या करना है, वह अपने घोड़े को लेकर पास के एक वन में चला गया। जैसे ही वह महल से आगे बढ़ा, उसने एक मधुर गीत सुना। ध्वनि का अनुसरण करते हुए यह एक छोटी नदी के पास आया और एक महिला को नदी में गाते देखा। उसने इस तरह के गाने कभी नहीं सुने थे, इसलिए वह छिप गया और उसके जाने तक रुका रहा। उसके बाद वह हर दिन उस वन में जाता और नदी पर आता। कभी वह वहां होती और कभी नहीं, परंतु जब वह वहां गा रही होती तो वह आंखें बंद करके सुनता और दूसरी दुनिया में चला जाता। यह युवती एक छोटे से वन समुदाय का हिस्सा थी और किसी भी चीज से अधिक उसे एकांत में नदी में जाना और गाना पसंद था। जब वह छोटी थी तो उसे सपने में गाने सुनाई देते थे, परंतु वे उसके लोगों के गीतों के विपरीत थे। वह अपने आप को दूर ले जाती और नदी में एकांत में गाती, अपने सपनों में सुने गए गीतों की नकल करती। एक दिन राजकुमार अपने छिपने की जगह से बाहर आया। युवती पहले से ही जानती थी कि वह वहां था, परंतु वह उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे घंटों बात करते रहे। वह रोज आता रहा और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह बहुत प्रेम में थे। 1 साल बीत गया जिसमें उन्होंने कई दिन साथ बिताए। इस बीच उसके पिता राजा को अपने बेटे की लगातार अनुपस्थिति पर संदेह हो रहा था और उसने किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजा। इस तरह पिता को उनके गुप्त संबंध के बारे में पता चला। क्रोधित होकर राजा ने वन समुदाय को नष्ट करने का निर्णय किया, परंतु समय होते ही उस समुदाय के बुजुर्गों को समाचार मिल गया। इससे पहले कि क्षत्रिय उस गांव को जलाने के लिए पहुंचते, वे सभी अपने पीछे अपने घरों को जलाते हुए भाग चुके थे। समाचार फैल गया कि गांव के सभी लोग मर गए हैं। जब वे एक नए स्थान पर बस गए, तब इस युवती को एहसास हुआ कि वह राजकुमार के बच्चे के साथ गर्भवती थी। यह देखकर उसके माता पिता ने उस पर गांव के ही एक लड़के से विवाह करने का दबाव बनाने का प्रयास किया। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे विदा कर दिया। वह वन में भटकती रही, ना जाने कहाँ जाना है, क्या करना है, जब तक कि वह एक छोटी सी खाली झोपड़ी में नहीं आई और वहां बस गई। रहस्यमय तरीके से कुछ महिलाएं उसकी गर्भावस्था के दौरान और उसके बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद तक उसकी देखभाल करने के लिए उसके लिए भोजन लेकर आती थीं, परंतु वन का सामान्य भोजन नहीं था वह। वे फल और पौधे लाती थीं जो उसने पहले नहीं देखे थे, भले ही उसने अपना पूरा जीवन उसी स्थान पर बिताया हो। उनका भोजन अत्यंत परिष्कृत प्रकृति का होता था। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता गया, उसने अनुभव किया कि उसके पास भी वही रहस्यमयी आभा थी जो उन महिलाओं की थी जिन्होंने उसकी गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल की थी। जब वह एक निश्चित आयु तक पहुंचा तो उसने वही गीत गाना शुरू किया जो उस महिला ने अपने सपनों में सुने थे जब वह छोटी थी। यह तब था जब उसने अनुभव किया कि वह गंधर्वों में से एक था, जैसे कि वे महिलाएं थीं जिन्होंने उसकी देखभाल की थी। मौसी, क्या आप जानती हो कि वह गंधर्व कौन है? काशनी ने पूछा, जैसे ही वह रुकी और मुझे देखने के लिए अपने नेत्र उठाए। मित्रों, कौन है ये गंधर्व? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।